हेलो फ्रेंड्स। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं सेम सीरीज आईआरडीए सर्टिफिकेशन मॉक टेस्ट। फिर से हम कुछ अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन स्टडी करेंगे आपके साथ इस वीडियो पे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन केस ऑफ डैश ए कंपनी एक्सप्रेसेस बोनस एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक बेनिफिट एंड ऑलरेडी अटैच्ड बोनसेस। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक कंपनी है, मान लीजिए उसने कोई सम एश्योर्ड डिक्लेयर किया हुआ है, कितना सम एश्योर्ड है, तो उसके ऊपर वो बोनसेस हर साल डिक्लेयर करती है। उसको हम बोलते हैं रिविजनरी बोनस, जो वो बोनस को अटैच करती है। बट अब कंपाउंड बोनस क्या होता है? देखिए एक साल, मान लीजिए हमने आज पॉलिसी ली, एक साल हो गया, कंपनी ने एक बोनस दे दिया जिसको कंपनी ने बोला रिविजनरी बोनस। नेक्स्ट ईयर होगा, अब नेक्स्ट ईयर फिर से कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है। वो अगर कंपनी बेस पॉलिसी पे अगर डिक्लेयर करती है तो उसको अगेन फिर से बोलेंगे रिविजनरी बोनस। बट अगर कंपनी बोनस डिक्लेयर करती है जो कि उसका बेसिक बेनिफिट होगा, उस पर भी बेनिफिट मिलेगा, बट साथ में जो बोनस उसको लास्ट ईयर दिया था उस बोनस के ऊपर भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड बोनस। तो जैसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही कंपाउंड बोनस के ऊपर आपको जो बेसिक बेनिफिट है, साथ में जो ऑलरेडी बोनसेस आ चुके हैं उसको भी जो अटैच करके अगर आपको बोनस मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंड बोनस। तो अब देखिए इसको पढ़ते हैं हम दोबारा से। इन केस ऑफ कंपाउंड बोनस ए कंपनी एक्सप्रेसेस द बोनस एज ए परसेंटेज ऑफ बेसिक बेनिफिट एंड ऑलरेडी अटैच्ड बोनस। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के बोनस डिक्लेयर होंगे, अगर उसके ऊपर भी जब कंपनी नेक्स्ट रिविजनरी बोनस डिक्लेयर करेगी और वो बेसिक बेनिफिट पर और पुराने सभी साल के बोनसेस के ऊपर भी अगर उसको बेनिफिट मिलेगा तो उसको बोलते हैं कंपाउंड बोनस। इस इट मींस बोनस के ऊपर भी बोनस और बोनस जो बेसिक बेनिफिट्स है उसके ऊपर भी बोनस। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए कि हमारा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए। अब कंपनी ने मान लीजिए बोनस डिक्लेयर किया 1 रुपी पर 1000। अब 1 रुपी पर 1000 का मतलब हुआ, एक साल के बाद जब डिक्लेयर किया तो इसका मतलब हो गया एक 10 लाख के ऊपर आपको 1 रुपी पर 1000 के हिसाब से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, तो 1000 रुपीज हो गया आपका 10 लाख के सम एश्योर्ड पर। तो वो आपका रिविजनरी बोनस हो गया जो एक साल के बाद कंपनी ने डिक्लेयर किया, जो कि आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर फिर से मान लीजिए कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करती है, अब अगर वो इस बार जो डिक्लेयर करती है वो अगर करती है सिर्फ 10 लाख के ऊपर, तो वो हुआ रिविजनरी बोनस। बट वो अगर जो डिक्लेयर करती है वो जो 10 लाख का बेसिक बेनिफिट है, वो साथ में जो आपको 1,000 रुपए का जो आपको बोनस मिल चुका है, अगर वो उसके ऊपर भी डिक्लेयर करती है तो दैट वुड बी कंपाउंड बोनस। इसलिए इसकी डेफिनेशन है कंपाउंड रिविजनरी बोनस व्हेन प्रीवियस ईयर बोनस added up to sum assured and the next year's bonus is computed on its this consolidated amount. This is referred to as compound revisionary bonus. Which of the below statement is correct with regard to the endowment assurance plan? It has a death benefit component only. No, this is not true. It has a survival benefit component only. No, this is not true. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज ओनली डेथ बेनिफिट। इसका मतलब है कि अगर क्लाइंट की डेथ होती है तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। दिस इज नॉट ट्रू एंडोमेंट में। इट हैज सर्वाइवल बेनिफिट ओनली। ये भी ठीक नहीं है कि वो सिर्फ सर्वाइव ही करेगा मैच्योरिटी तक तब उसको मिलेगा। इट हैज बोथ डेथ बेनिफिट एज वेल सर्वाइवल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डेथ जब होगी तब भी बेनिफिट मिलेगा और वो सर्वाइव करता है तब भी एक कैश कंपोनेंट जो एक्यूमुलेट होता रहता है वो उसको मिलेगा, बेनिफिशियरी को या उसको सर्वाइवल के ऊपर। तो इट हैज बोथ एज ए डेथ बेनिफिट एज वेल एज सर्वाइवल कंपोनेंट। फोर्थ ऑप्शन इसमें था इट इज सिमिलर टू टर्म प्लान। दिस इज रॉन्ग। टर्म प्लान में सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलता है। डेथ हो जाती है तो उस जो बेनिफिशियरी है उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, अदरवाइज उसमें और कोई बेनिफिट नहीं होता। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान? देखिए एक एग्जांपल कौन सा है, मॉर्टगेज रिडेम्पशन प्लान। ये गलत है क्योंकि एंडोमेंट में प्लान में आपको पता है कि उसमें कुछ कैश कंपोनेंट भी होगा, कुछ उसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा। अब मॉर्टगेज इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक किसी ने लोन लिया हुआ है और लोन चलता रहता है। किसी अगर लोन के टेन्योर के टाइम पर अगर डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी का लोन है वो एक इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर देती है और उसकी कंपनी, उसके जो फैमिली है उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। उसको बोलते हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन प्लान। तो इसमें कोई कैश कंपोनेंट नहीं हुआ। क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान वो भी एक तरह से मॉर्टगेज रिडेम्पशन प्लान की तरह हुआ, तो उस पर भी कोई अप्लीकेबल नहीं है। मनी बैक प्लान ये एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है कि इसमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर कुछ कुछ कैशबैक आता रहता है जिसको मनी बैक प्लान बोलते हैं, और डेथ हो जाने के ऊपर एक सम एश्योर्ड मिलता है। तो इसमें कैश कंपोनेंट भी हुआ और आपका डेथ का कंपोनेंट भी हुआ।
इसीलिए इसके अंदर आपको मनी बैक प्लान को जो बोलते हैं एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान का एक एग्जांपल है। होल लाइफ प्लान एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आप पूरा लाइफ लॉन्ग कवर रहते हैं, जस्ट लाइक टर्म प्लान की जब तक आप पेमेंट करते रहेंगे तब तक आपको इसका कवर मिलता रहेगा और कोई भी डिमाइस डेथ होने के ऊपर जो सर्वाइवर है, जो आपका बेनिफिशियरी है, उसको वो पेमेंट मिल जाएगा। इसकी डेफिनेशन देखिए, एंडोमेंट पॉलिसी कैन यूज्ड by you to build a risk-free savings corpus while the providing financial protection for the family in case of an unfortunate event। तो इसमें एंडोमेंट के ऊपर जब आपका मैच्योरिटी होती है तो आपको एक लमसम कैश बेनिफिट भी मिलता है। During the dash period, if the policy holder has bought a policy and does not want it, he or she can return it and get a refund। तो देखिए, एक IRDA जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने सभी कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एक फ्री लुक का टाइम दिया हुआ है, फ्री लुक पीरियड जिसको बोलते हैं, कि अगर पॉलिसी होल्डर उस फ्री लुक पीरियड के अंदर, अगर जो कि 15 दिन का होता है, अगर उसको पॉलिसी समझ नहीं आती या फिर भी उसको कोई कंफ्यूजन रह जाती है एंड उसको वो कैरी ऑन नहीं करना चाहता, तो उसको रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है और वो फ्री लुक कराने पे उसको पूरा रिफंड मिल सकता है। तो इसके देखिए ऑप्शंस थे, फ्री इवेल्युएशन, कैंसलेशन, फ्री लुक, फ्री ट्रायल। तो उस पीरियड को हम फ्री लुक पीरियड बोलते हैं। फ्री लुक पीरियड के इन बिटवीन कस्टमर्स कभी भी, जो कि 15 डेज का फ्री लुक पीरियड होता है, वो अपना पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो देखिए, जब भी लाइफ कवर देते हैं तो वो हमेशा इस पे भी डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, वो डॉक्यूमेंट में जो उसने एज प्रूफ दिया है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। तो कुछ जो एज प्रूफ होंगे वो स्टैंडर्ड एज प्रूफ होंगे, कुछ जो प्रूफ होंगे वो नॉन स्टैंडर्ड होंगे। अगर क्लाइंट ने स्टैंडर्ड एज प्रूफ दिया है तो प्रीमियम थोड़ा सा कम होगा, और अगर नॉन स्टैंडर्ड दिया है तो प्रीमियम की थोड़ी सी लोडिंग हो जाती है और प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए आइडियली एप्लीकेंट को जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो स्टैंडर्ड एज प्रूफ देना चाहिए। देखिए, इसमें ऑप्शन है राशन कार्ड, हॉरोस्कोप, पासपोर्ट और विलेज पंचायत सर्टिफिकेट। पासपोर्ट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए स्टैंडर्ड एज प्रूफ। अगर क्लाइंट ने स्टैंडर्ड एज प्रूफ किया तो उसको प्रीमियम थोड़ा कम आता है, बट अगर नॉन स्टैंडर्ड देता है तो प्रीमियम लोडिंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। कुछ हमने एग्जाम्पल दिया लिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स विच आर ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ, और जो नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ है वो देखिए राशन कार्ड, जो कि कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है डेट ऑफ बर्थ में, वोटर आईडी कार्ड वो भी थोड़ा सा नॉन क्लियर रहता है, ग्राम पंचायत सर्टिफिकेट, हेल्थ स्कीम सर्टिफिकेट, ईएसआई कार्ड, एलआईसी पॉलिसी, आधार कार्ड। तो आप इन डॉक्यूमेंट को देख के ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि ये थोड़े वेग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरी क्लियर नहीं होती, इसीलिए उनको एक तरह से हम नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ ट्रीट करते हैं। बट स्टैंडर्ड एज प्रूफ में डिफेंस आईडी कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, बोनाफाइड स्कूल सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय और पीएफ स्टेटमेंट, एलआईसी पॉलिसी, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज कार्ड, म्युनिसिपल बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, passport, domicile certificate, etc. are standard age proof. Which of the below can be attributed to the moral hazard? ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम moral hazard बोलते हैं? ऑप्शन है increased risky behavior following the purchase of insurance, increased risky behavior prior to the purchase of insurance, decreased risky behavior following the purchase of insurance, engaging in criminal acts post being insured। देखिए, moral hazard एक ऐसी सिचुएशन है जब हम कोई पर्पस है या कोई इसका परचेज कर लिया, हमने कोई इंश्योरेंस परचेज कर लिया, तो उसके बाद विलिंगली हमने एक रिस्की इवेंट्स में इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमने आज इंश्योरेंस लिया, हम ड्रिंक नहीं करते, बट इंश्योरेंस होने के बाद हमने अचानक से ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, वो मोरल हजार्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो? मोरल हजार्ड इज ए सिचुएशन इन विच वन पार्टी गेट्स इन्वॉल्व्ड इन ए रिस्की इवेंट knowing that it is protected against the risk and other party will incur the cost। तो ये पता होते हुए कि हाँ ये एक रिस्की अफेयर है और उसने इंश्योरेंस करा लिया है, और अगर कुछ हुआ तो दूसरी पार्टी को, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, वो जानते हुए भी मोरल हजार्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मोरल हजार्ड। विच ऑफ द बिलो फीचर्स विल बी चेक्ड इन मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। तो देखिए, जब लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो काफी बार जो एप्लीकेंट्स होते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशंस होता है। तो उसकी मेडिकल एग्जामिनेशंस में क्या क्या होता है? ऑप्शन है इमोशनल बिहेवियर ऑफ द प्रपोजर, दिस इज रॉन्ग। जो फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, यस दैट इज द पार्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सोशल स्टेटस, नो, रॉन्ग। ट्रूथफुलनेस, रॉन्ग। A dash is a formal legal document used by insurance companies that provide details about the product। तो देखिए, हम हमेशा यूज करते हैं प्रोस्पेक्ट। एक प्रोस्पेक्ट ही ऑलवेज, नॉट ओनली इंश्योरेंस कंपनी बट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जनरली वही फॉर्मल
लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है विच इज यूज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, जो कि अब प्रोडक्ट की पूरी डिटेल को प्रोवाइड करती है। हेंस प्रोस्पेक्टस इज द राइट आंसर। तो ये हमारा इसका आंसर है प्रोस्पेक्टस, जिसमें एक लीगल डॉक्यूमेंट हो, जैसे उसमें प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज फॉर मेकिंग द प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज, एक ऐसी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर प्रपोजल बनाया जाता है उसको किस चीज, उसको क्या बोलते हैं? कहने का मतलब जब आप कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन है हमारे पास, एप्लीकेशन फॉर्म, प्रपोजल फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सब्सक्रिप्शन फॉर्म। तो इसका आंसर है हमारा प्रपोजल फॉर्म। एक प्रपोजल होता है जिसके अंदर हम कंपनी को प्रपोज करते हैं कि आई वांट टू टेक एन इंश्योरेंस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन प्रपोजल फॉर्म। From the below given age proof document, identify the one which is classified as non-standard by the insurance company. हमने अभी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि कुछ स्टैंडर्ड एज प्रूफ होता है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ होता है। अगर अप्लीकेंट स्टैंडर्ड एज प्रूफ देता है तो उसको लाइफ कवर के लिए कुछ अमाउंट प्रीमियम का कम मिलता है। अगर उसने नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ दिया है तो वो प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो कुछ क्लासिफिकेशन थी, तो आप ये देखिए नॉन स्टैंडर्ड कौन सा होगा। अब हमारे पास ऑप्शन है स्कूल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी कार्ड इन केस ऑफ डिफेंस पर्सनल, राशन कार्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ बैप्टिज्म। राशन कार्ड हमेशा से ही एक वेग डॉक्यूमेंट रहा है रिलेटेड टू एज प्रूफ, इसलिए हम इसको नॉन स्टैंडर्ड एज प्रूफ बोलते हैं राशन कार्ड को। मनी लॉन्ड्रिंग is the process of bringing dash money into an economy by hiding its dash origin so that it appears to be legally acquired। तो देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में जब भी बात करते हैं तो इलीगल आता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 देखेंगे आप इलीगल। अब इसको आप फिट करिए वहां पर, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इलीगल मनी इनटू एन इकोनॉमी by hiding its illegal origin so that it appears to be legally acquired। तो मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है कि हम इलीगल मनी लिया, हमने उसको इकोनॉमी के अंदर फ्यूज कर दिया और इसका ओरिजिन भी हमने हाइड कर दिया, जो कि ऑटोमेटिकली पहले ही इलीगल था, सो दैट उसके बाद में हमें कुछ साल के बाद या कुछ टाइम के बाद हमें वो ऐसा लगे कि नहीं ये तो सब लीगली एक्वायर्ड है, उसलिए हम इसको इलीगल मनी को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। हेंस आंसर इज 1 इलीगल एंड इलीगल। In case of policy holder not satisfied with the policy, he or she can return the policy within the free look period, that is within how many days of receiving the policy document। तो हमने डिस्कस किया था कि क्लाइंट को अगर उसने पॉलिसी ले ली है तो उसको एक फ्री लुक पीरियड का टाइम फिर भी मिलता था कि वो उसको फिर से गो थ्रू कर सके, फिर उसको ठीक से देख सकते। बट अगर पॉलिसी होल्डर को वो फिर से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको एक 15 दिन का टाइम मिलता है जिसको हम बोलते हैं फ्री लुक पीरियड। उसके बीच में वो दोबारा से उस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है और पूरा अमाउंट अपना रिफंड कैलकुलेट कर सकता है, एक्सेप्ट फ्यू चार्जेस विच इज रिलेटेड टू स्टैंप ड्यूटी, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल। बट जनरली आज की डेट में जब कंपनी प्रोवाइड करती है तो पूरा ही रिफंड कर देती है 100%। जनरली दे डोंट डिडक्ट एनी अमाउंट। तो देखिए इसमें ऑप्शन थे 60 डेज, 45 डेज, 30 डेज, 15 डेज। तो जो फ्री लुक पीरियड होता है जिसमें कस्टमर अपनी पॉलिसी कैंसिल करा सकता है वो 15 डेज का होता है। Which of the below statement is correct with regard to a policy written by the policy holder during the free look period? देखिए इसमें ऑप्शन है इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 100% ऑफ द प्रीमियम, इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड 50% ऑफ द प्रीमियम, द इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड द प्रीमियम आफ्टर एडजस्टिंग द एप्रोप्रिएट रिस्क प्रीमियम फॉर दैट पीरियड ऑफ कवर, मेडिकल एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस एंड स्टैंप ड्यूटी चार्जेस, द इंश्योरेंस कंपनी विल फॉरफिट द एंटायर प्रीमियम। तो देखिए आइडियली तो जो कंपनी आज की डेट में रिफंड करती है वो पूरा प्रीमियम 100% ही कर देती है, बट जो एक्चुअल हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्योंकि बुक के ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर नहीं है, तो बुक्स में लिखा हुआ है कि जो भी कंपनी प्रीमियम का रिफंड करती है विद इन फ्री लुक पीरियड ऑफ 15 डेज, तो वो जनरली जितने दिन के लिए वो उसको लाइफ कवर दिया वो अप्रोप्रिएट प्रीमियम उसको डिडक्ट कर देती है। मेडिकल अगर एग्जामिनेशन कोई हुआ उसके कोई एक्सपेंसेस है तो वो डिडक्ट कर देती है, और कोई स्टैंप ड्यूटी है तो वो भी चार्जेस डिडक्ट कर देती है। तो वो चार्जेस जितने भी हुए सब कुछ मिलाकर उसको डिडक्ट करने के बाद टोटल अमाउंट रिफंड कर देती है। दैट इज अवर करेक्ट आंसर। Which of the below is not a valid address proof? पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस। आंसर इज वेरी इजी कि बिकॉज पैन कार्ड में तो कोई एड्रेस प्रूफ वैसे ही होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपका पैन नंबर होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो हेंस इज नॉट ए वैलिड एड्रेस प्रूफ। What does a first premium receipt FPR signifies? Choose the appropriate option. Free look period has ended. It's evidence that a policy contract has begun. Policy cannot be cancelled now. Policy has acquired a certain cash value. देखिए जब भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आता है तो उसके साथ फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट भी आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री लुक पीरियड एंड हो गया, तो ऑप्शन 1 हमारा गलत हो गया। इट इज एविडेंस दैट अ पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन।
तो देखिए जैसे हमें फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मिल गई, इसका मतलब है कि कंपनी ने हमें सर्टिफाई कर दिया कि मुझे प्रीमियम मिल गया है। एज सुन एज द कंपनी रिसीव्स द प्रीमियम, इट इज एविडेंट दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड। तो हमारा आंसर हो गया, इट इज एविडेंट दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। सी ऑप्शन हमारे पास देखिए, पॉलिसी कैन नॉट बी कैंसल्ड नाउ। ऐसा नहीं है कि आपकी जो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट है तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के साथ ही आपको इशू हो जाती है और उसके 15 डेज में भी आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। पॉलिसी हैज एक्वायर्ड ए सर्टेन कैश वैल्यू, वो फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट के बेसिस पे नहीं होता, वो एक पर्टिकुलर ईयर के ऊपर डिफाइंड इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सर्टेन कैश वैल्यू अटेन हो गई है या नहीं। हेंस आंसर इज दैट फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट मींस दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड। Which of the following document is an evidence of the contract between insurer and the insured? देखिए ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है या एविडेंट, जो उसको एविडेंस के तौर पर होता है? प्रपोजल फॉर्म, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्ट और क्लेम फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म तो वह है जहां हम एक एप्लीकेंट प्रपोजल प्रपोज करता है कंपनी को, आई वांट टू टेक इन दिस पर्टिकुलर प्लान ऑन इंश्योरेंस, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल फॉर्म। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक एविडेंस होता है इंश्योरर एंड इंश्योर्ड के बीच में। प्रोस्पेक्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होती है। और फिर डी क्लेम फॉर्म, अगर कोई क्लेम आ जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो जब हम वो जो फॉर्म यूज करते हैं उस पैसे को क्लेम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं क्लेम फॉर्म। है आंसर बी इज राइट, पॉलिसी डॉक्यूमेंट is an evidence of the contract between insurer and insured. If complex language is used to word a certain policy document and it has given rises to an ambiguity, how will it generally be considered? इसका मतलब है कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जिसको असर्टेन करना या समझना मुश्किल है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी है, तो वो ये लैंग्वेज या इस तरह की डाउट्स किसके फेवर में जाएंगी? देखिए ऑप्शन है इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड, इन फेवर ऑफ इंश्योरर, policy will be declared as void and insurer will be asked to return the premium with the interest of the insurer. In short, the policy will be declared as void and insurer will be asked to return the premium to the insured without any interest. तो देखिए that doubt or that kind of ambiguity will always be in favor of applicant or the insured. क्योंकि कभी भी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो इस तरह की एम्बिग्यूटी को कंपनी के फेवर में नहीं देती, वो हमेशा एक अप्लीकेंट, कस्टमर और जो इंश्योर्ड है उसके फेवर में डिसीजन देती है। तो दिस काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी विल ऑलवेज बी इन फेवर ऑफ इंश्योर्ड। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट। कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है? तो देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी डिस्कस किया था कि इट्स एन एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया तो इसका एक एविडेंस हो गया कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वो दोनों के ऊपर अबाइड है। ऑप्शन इट इज एन एविडेंस दैट इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय द इंश्योरर इन बाइंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द कंपनी। देखिए वो प्रपोजल फॉर्म को होगा कि मेरा इंटरेस्ट है। इट इज द एविडेंस ऑफ द पॉलिसी फॉलोड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी व्हेन डीलिंग विद द चैनल पार्टनर्स लाइक बैंक, ब्रोकर and other entities. This is wrong. It is an acknowledgement slip issued by the insurance company on the payment of first premium. फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट नहीं है, देखिए एक तरह का वो है कि एक फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट हमने जो पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट हैज स्टार्टेड और इट हैज बिगन, उसका एक प्रूफ है एक तरह से, बट जो कि एविडेंस है पॉलिसी डॉक्यूमेंट का, इट्स एन एविडेंस ऑफ एन इंटरेस्ट दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Which of the below statement is correct? Proposal form acceptance is evidence that the policy contract has begun. देखिए प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट करना एविडेंस नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसको सिर्फ कंसीडर करने के लिए उसको एक्सेप्ट किया जाता है। द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीमियम इज एविडेंस दैट द पॉलिसी हैज बिगन। देखिए उसमें भी नहीं है कि प्रीमियम तो एक्सेप्ट कर लिया जाता प्रपोजल फॉर्म के साथ। जब फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट जब इशू हो जाती है तो वही एक एविडेंस है दैट पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बिगन। फोर्थ ऑप्शन था द प्रीमियम कोट इज एविडेंस दैट द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट इज में, वो तो एक प्रीमियम कोटेशन तो एक इनिशियल स्टेज होती है जब हम कोई प्रोडक्ट का किसी लाइफ कवर के लिए हम प्रीमियम कोट करते हैं। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बिगन हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया है इंश्योरेंस के साथ में, कंपनी के साथ में, वो आपका हमेशा प्रूव होता है फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट के साथ। फॉर द सब्सिक्वेंट प्रीमियम रिसीव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द फर्स्ट प्रीमियम द कंपनी विल इशू। इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्रीमियम है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एफपीआर, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। उसके बाद जितने भी प्रीमियम पे होंगे और जो रिसिप्ट होगी उसको हम बोलते हैं रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। तो देखिए ऑप्शन थे रिवाइवल प्रीमियम रिसिप्ट, तो यहाँ कंपनी रिवाइवल नहीं हो रही, रिन्यू होगा तो रिन्यू प्रीमियम रिसिप्ट आएगा। रिस्टोरेशन प्रीमियम रिसिप्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। रीइंस्टेटमेंट प्रीमियम रिसिप्ट, दिस इज आल्सो रॉन्ग। दिस विल बी कॉल्ड एज रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। In a standard insurance policy document, the standard provision section will have the information on which of the below.
इसका मतलब है कि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आएगा तो एक सेक्शन होगा जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोविजंस। तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी? ए, डेट ऑफ द कमेंसमेंट, डेट ऑफ द मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट ऑफ द लास्ट प्रीमियम, नेम एंड द नॉमिनी, थर्ड राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस व्हिच आर एप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्टैंडर्ड प्रोविजंस होंगे, स्टैंडर्ड के नाम से ही देखिए स्टैंडर्ड्स में क्या आएगा कि क्लाइंट्स की राइट्स क्या है, उसके प्रिविलेजेस क्या है, अदर कंडीशंस क्या है अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट, वो स्टैंडर्ड प्रोविजंस हो गए। फोर्थ, द सिग्नेचर ऑफ द ऑथराइज सिग्नेटरी एंड द पॉलिसी स्टैम्प, वो तो बिल्कुल लास्ट में होता है और वो एक तरह की अथॉरिटी होती है। तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट एंड प्रिविलेजेस एंड अदर कंडीशंस व्हिच आर एप्लीकेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड प्रोविजंस। Which of the below forms the first part of the standard insurance policy document? Means फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्या होता है? तो फर्स्ट में होता है पॉलिसी शेड्यूल, यही हमारा आंसर हुआ। सर देखिए अब इसमें ऑप्शन था हमारे पास सेकंड में स्टैंडर्ड प्रोविजन, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रोविजंस, क्लेम प्रोसेस। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट का वो होता था पॉलिसी शेड्यूल। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट? Policy document has to be signed by a competent authority but need not to be compulsory stamped according to the Indian Stamp Act। देखिए गलत है, बिकॉज कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का साइन करना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मैंडेटरी है, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही तब होता है जब आप इंडियन स्टैंप एक्ट के अकॉर्डिंगली उसमें स्टैंप ड्यूटी पेमेंट कर दें। तो ये क्वेश्चन गलत, आंसर गलत हो गया हमारा। बी, the policy document has to be signed by a competent authority, this is correct, and should be stamped according to the Indian Stamp Act, that is also correct, hence option B is correct। देखिए सी देख लेते हैं, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी साइंड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक अथॉरिटी साइन ही नहीं करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो गया, तो दिस इज रॉन्ग। पॉलिसी डॉक्यूमेंट नाइदर नीड्स टू बी साइंड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये तो गलत हो गया। नॉर इट्स नीड टू बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैम्प, दिस इज आल्सो रॉन्ग। व्हाट विल हैपन इफ इंश्योर्ड पर्सन लूजेस द ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट? देखिए अगर ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर किसी से लॉस हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स इशू कर देती है। उससे एक रिक्वेस्ट लेटर लेती है, कुछ इंडेमनिटी फॉर्म लेती है। बट जब उसको इंश्योरेंस कंपनी जब उसको डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू करती है तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं करती जो उसका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हेंस आंसर हमारा इसमें जो ऑप्शन है 1 वही ट्रू हो गया। इंश्योरेंस कंपनी विल इशू डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये ऑप्शन 2 सेकंड चेक कर लेते हैं, द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एंड। नहीं, देखिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट खोने से कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड नहीं हो जाता। द इंश्योरेंस कंपनी विल इशू डुप्लीकेट पॉलिसी विद रिन्यूड टर्म्स कंडीशन। देखिए पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोलने से कोई नए रिन्यूड टर्म्स कंडीशंस नहीं हो सकते कंपनी के, दिस इज रॉन्ग। इंश्योरेंस कंपनी विल इशू डुप्लीकेट पॉलिसी विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली आफ्टर ए कोर्ट ऑर्डर, दिस इज रॉन्ग। इसमें कोर्ट ऑर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं पर 25 क्वेश्चन थे हमारी इस वीडियो पर। आई थिंक आपको समझ आए होंगे। आप वीडियोस को लाइक करते रहिए, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस को देखते रहिए। डेफिनेटली आपको ये IRDA के सर्टिफिकेशन जो एग्जाम्स है उसमें बहुत बहुत हेल्प करेंगी। तो ठीक है दोस्तों, आज तक की वीडियो में यही, और एज यूजुअल थैंक्स ए लॉट एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।